नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मंडी का डे वाला क्रैश कोर्स चल रहा है। उसमें से आज हम छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास के बारे में देखेंगे। ठीक है, इतिहास वाले सेक्शन में देखोगे तो आपके सिलेबस में एक पॉइंट लिखा होगा प्राग ऐतिहासिक काल से गुप्त काल तक। ठीक है, तो इस टॉपिक को अपन आज डील करेंगे। हो सकता है ये 2 वीडियो में भी आए, या टाइम थोड़ा ड्यूरेशन बढ़ेगा तो वो अपन क्या करेंगे, उसको गुप्त काल तक भी आज खत्म कर देंगे। ठीक है, तो पहला क्लास आपका प्राग ऐतिहासिक काल से गुप्त काल तक होगा। कोशिश करते हैं एक ही लेक्चर में आ जाए, 2 से 2.5 घंटे का हो जाएगा, है ना। लेकिन टाइम थोड़ा ज्यादा हो जाएगा तो हो सकता है वो 2 वीडियो में भी अपन कवर कर लें, है ना। जैसा भी बनेगा देखते हैं हम। चलो पहला देखो, अपन पढ़ेंगे प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल में, प्रागैतिहासिक काल से अपन पढ़ेंगे गुप्त काल तक। प्रागैतिहासिक काल में देखो, प्रागैतिहासिक काल को फिर इसके विभिन्न भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला पढ़ोगे आप पूर्व पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल। दूसरा देखो मध्य पाषाण काल। ठीक है, उत्तर पाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, नवपाषाण काल। इसी में एक सेक्शन और पढ़ोगे आप, इसी में एक सेक्शन और पढ़ोगे महापाषाण कालीन सभ्यता के जो अवशेष मिले हैं, है ना। तो इसको बाद में अपन डील करेंगे। पहले इन चारों चीज को अपन पढ़ लेते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है। 4 भागों में, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, नवपाषाण काल और महापाषाण कालीन घेरे, है ना। तो ये 4 चीजों में इसको बांटा गया है प्राग ऐतिहासिक काल में। देखो यहां से आपके वनडे एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे पूर्व पाषाण काल से एक जगह है सिंघनपुर की गुफा, है ना। सिंघनपुर की गुफा से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। मध्य पाषाण काल या तो ये नहीं पूछेगा, तो यहाँ कबरा पहाड़ से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, नवपाषाण काल चितवा डोंगरी, यहां से क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको ये 3-4 चीजें पढ़ना यहाँ पे जरूरी है। ठीक है, किसी भी वनडे एग्जाम में देख लो, जनरली ये रोटेशन मेथड में एक न एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। ठीक है, तो आज कोशिश करेंगे पूरे प्राग ऐतिहासिक काल को अच्छे से समझ जाएं। आपके वनडे एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, तो चलो प्राग ऐतिहासिक काल में सबसे पहला काल अपन पढ़ेंगे पूर्व पाषाण काल। ठीक है, किसको पढ़ेंगे? पूर्व पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल, ठीक है। पूर्व पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल में सबसे पहले इसके स्थल को याद रखोगे। पूर्व पाषाण काल के स्थल को याद रखोगे कि पूर्व पाषाण काल के कौन से प्रमुख स्थल है ना। तो इसमें याद रखेंगे प्रमुख स्थल। पूर्व पाषाण काल के प्रमुख स्थल कौन कौन से प्रमुख स्थल हैं जी? तो पहला याद रखोगे, एक ट्रिक देखो आप, ट्रिक से भी याद रख सकते हो, ऐसे भी याद रख सकते हो। तो पहला याद रखोगे नाम सिंघनपुर की गुफा। सिंघनपुर की गुफा, ठीक है, पहला। दूसरा याद रखोगे गीधा। तीसरा याद रखोगे छापा मारा। तीसरा याद रखोगे सोनबरसा। चौथा नंबर पे सोनबरसा, या इसी को अमर गुफा बोलेंगे। और एक याद रखोगे भंवरखोल। ठीक है, भंवरखोल। तो ये 5 स्थल का नाम आपको याद रखना है। कहां पे? पूर्व पाषाण काल में। पूर्व पाषाण काल में सिंघनपुर की गुफा, दूसरा याद रखोगे गीधा, छापा मारा, सोनबरसा या अमर गुफा, 5वें और नंबर पे याद रखोगे भंवरखोल। ठीक है,
भंवरखोल, याद हो जाएगा। और ये सभी जगह कहाँ पे स्थित है जी? सभी जगह याद रखोगे, ये पूरे जितने भी स्थल हम लोग बताए ये सभी स्थल रायगढ़ में स्थित है, याद रखना। कहाँ स्थित है? रायगढ़ में स्थित है, ठीक है। पूर्व पाषाण काल के स्थल, ठीक। रायगढ़ में सबसे ज्यादा प्राप्त हुआ है, तो इसीलिए रायगढ़ को क्या बोला जाता है? शैलाश्रयों का गढ़ कहा जाता है, ठीक है। तो ये फैक्ट याद रखना है ना, रायगढ़ को शैलाश्रयों का गढ़ कहा जाता है, ठीक है। इसमें से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला पॉइंट कौन सा है? सिंघनपुर की गुफा। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला फैक्ट कौन सा है? सिंघनपुर की गुफा। अभी अपन डील करते हैं सिंघनपुर की गुफा के बारे में, ठीक है। समझ में आ गया ना पैटर्न क्या है? प्राग ऐतिहासिक काल को पढ़ रहे हैं, सिलेबस में लिखा हुआ है प्राग ऐतिहासिक काल से लेकर के गुप्त काल तक, ठीक है। तो प्राग ऐतिहासिक काल में पहले क्या देखेंगे? पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण, उत्तर पाषाण और नवपाषाण काल, जिसमें से पहला सेक्शन अपन डील कर रहे हैं पूर्व पाषाण काल को लेकर के, ठीक है। और उसमें से पूछा क्या जाता है? पूर्व पाषाण काल के कौन से स्थल हैं? उन स्थलों में से अपन एक स्थल को डिटेल से पढ़ेंगे, क्या है? सिंघनपुर की गुफा। सिंघनपुर की गुफा, ठीक है। सिंघनपुर की गुफा, सिंघनपुर की गुफा। चलो, सिंघनपुर की गुफा में पहला चीज क्या याद रखना है? यहाँ पे याद रखोगे सिंघनपुर की गुफा में पहला चीज याद रखोगे, इसका एक उपनाम है, मतलब इसको क्या बोला जाता है? इसका एक उपनाम दिया जाएगा, एक संज्ञा दी जाएगी, क्या बोला जाएगा? इसको छत्तीसगढ़ का भीमबेटका कहा जाता है ना। उपनाम याद रखना, छत्तीसगढ़ का भीमबेटका कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का क्या बोला जाता है? इसको भीमबेटका कहा जाता है, ठीक है। दूसरा चीज, कहाँ स्थित है? इस याद रखना, कौन से जिले में स्थित है? तो जिला याद रखोगे रायगढ़ में। कहाँ पे स्थित है? याद रखना, रायगढ़ जिले में स्थित है, ठीक है। और कहा इसकी स्थिति और विस्तार के बारे में देखेंगे, तो स्थिति और विस्तार में याद रखोगे स्थिति कहाँ स्थित है? तो ये चवर ढाल पहाड़ी के गिरिपाद में, चवर ढाल की पहाड़ी के गिरिपाद में, ठीक है। अब ये चवर ढाल क्या है जी? चवर ढाल क्या है? पर्वतों की एक श्रृंखला है ना, पर्वतों की एक श्रृंखला है जो कहाँ स्थित है? हसदेव और मांड नदी बेसिन के मध्य स्थित है। हसदेव और मांड नदी, मांड नदी के मध्य स्थित है, ठीक है। इतना याद हो जाएगा क्या? चवर ढाल की पहाड़ी याद रखोगे, स्थिति में चवर ढाल की पहाड़ी के गिरिपाद में स्थित है। और ये चवर ढाल पहाड़ी क्या है? चवर ढाल की पहाड़ी पर्वतों की एक श्रृंखला है जो हसदेव और मांड नदी बेसिन के मध्य में स्थित है। इतना याद हुआ क्या? सबसे पहले सिंघनपुर की गुफा के बारे में। तो सिंघनपुर की गुफा में याद रखोगे इसका उपनाम क्या है? इसको छत्तीसगढ़ का भीमबेटका कहा जाता है। कौन से जिले में स्थित है? रायगढ़ जिले में स्थित है। स्थिति देखोगे चवर ढाल की पहाड़ी के गिरिपाद में स्थित है। चवर ढाल की पहाड़ी क्या है? पर्वतों की एक श्रृंखला है जो हसदेव नदी और मांड नदी बेसिन के मध्य में स्थित है। याद हो जाएगा ये। इसके बाद आप 3 डेट याद रखोगे, इसके बाद आप इसका 3 डेट याद रखोगे। पहला डेट याद रखना 1910। 1910 में एंडरसन इसका क्या करेंगे? खोज करेंगे। तो खोज किया एंडरसन ने, खोज किया एंडरसन ने 1910 में, याद रखना। फिर उसके बाद 1910 के बाद आएगा 1918। 1918 में इसका प्रकाशन किया गया है, ठीक है। इसका प्रकाशन किया, किसने प्रकाशन किया जी? याद रखना, तो याद रखना वेलिंगटन, वेलिंगटन है ना। वेलिंगटन ने 1918 में इसका प्रकाशन किया। और याद रखोगे 1923 से 27 क्या किया? इसमें अमरनाथ दत्त ने विस्तृत अध्ययन किया था, विस्तृत अध्ययन, विस्तृत अध्ययन किया था अमरनाथ दत्त।
विस्तृत अध्ययन किया था अमरनाथ दत्त ने। इतना याद हो गया सिंघनपुर की गुफा के बारे में। ठीक है, सिंघनपुर की गुफा के बारे में इतना फैक्ट याद रखना। अब देखो क्या होगा, कई लोगों ने खोज किया, प्रकाशन किया, विस्तृत अध्ययन किया। अब इनके बारे में जानकारी एकत्र करेंगे, है ना। जानकारी एकत्र किया जाएगा, याद रखना। तो जानकारी एकत्र किसके द्वारा किया गया जी? तो 3 लोग थे जो क्या करेंगे, सिंघनपुर की गुफा के बारे में जानकारी एकत्र करेंगे। तो कौन है 3 लोग जी? पहला याद रखोगे लोचन प्रसाद पांडे। लोचन प्रसाद पांडे, ठीक है, लोचन प्रसाद पांडे पहला। दूसरा याद रखोगे डॉक्टर एन घोष। डॉक्टर एन घोष याद रखोगे। और तीसरा याद रखोगे डी एच गार्डन। डी एच गार्डन, ठीक है। जानकारी इकट्ठा करेंगे 3 लोग, लोचन प्रसाद पांडे, डॉक्टर एन घोष और डी एच गार्डन के द्वारा इसके बारे में, इसके तथ्यों के बारे में जानकारी एकत्र किया जाएगा। जानकारी इकट्ठा किए, लेकिन उसमें जाने क्या, तो इसमें 3-4 क्राइटेरिया में याद रखोगे। 3 क्राइटेरिया में याद रखना। एक तो लाल रंग का इनको क्या हुआ, शैल चित्र के बारे में पता चला, है ना, लाल रंग के बारे में पता चला। तो लाल रंग में याद रखोगे, लाल रंग में चित्रित मानव, चित्रित मानव, सरीसृप एवं टोटमवादी शैल चित्र प्राप्त हुए। टोटमवादी शैल चित्र प्राप्त हुए। टोटमवादी शैल चित्र प्राप्त हुए, ठीक है। सरीसृप याद रखना, ठीक। सरीसृप एवं टोटमवादी शैल चित्र प्राप्त हुए। ये तो लाल रंग का कहानी। दूसरा याद रखोगे गेरुआ रंग, है ना। तो गेरुआ रंग में याद रखना, गेरुआ, यहां पे मानव नहीं याद रखना, यहां पे याद रखोगे पशु, है ना। पहले में क्या था, पशु, और दूसरे में याद रखना गेरुआ रंग का मानव। गेरुआ रंग के मानव की सीढ़ी और डंडेनुमा आकृति, सीढ़ी और डंडेनुमा आकृति, ठीक है, सीढ़ी और डंडेनुमा आकृति। तीसरा चीज याद रखोगे मानव और मरमेट, ठीक है। मानव और मरमेट के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। मानव और मरमेट, मानव और मरमेट के शैल चित्र, ठीक है। मानव और मरमेट के शैल चित्र प्राप्त हुए। इतना याद हो जाएगा यहां। क्लियर, समझ में आ गया ना ये। इतना पढ़ो पहले किसके बारे में, सिंघनपुर की गुफा के बारे में, ठीक है। और क्या विशेषता है जी, तो ये किसी के समान या सदृश दिखाई देंगे। तो ये किसके समान दिखाई देते हैं, तो याद रखोगे स्पेन वाले जैसे चित्रकारी करते हैं वैसे दिखाएगा, वैसे दिखेगा ये। मैक्सिकन या मैक्सिको याद रखना, है ना। और ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के सदृश दिखाई देंगे, ठीक है। स्पेन, मैक्सिको और ऑस्ट्रेलिया के सदृश दिखाई देंगे। यहां पे कुल्हाड़ी और कुदाल के भी साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन उतना याद मत करना। इतना ही फैक्ट है आपके लिए काफी है इसमें सिंघनपुर की गुफा के बारे में, ठीक है। एक बार फिर से देख लो क्या प्राप्त हुआ है पूर्व पाषाण काल में।
सिंघनपुर की गुफा इंपॉर्टेंट है। इसी सिंघनपुर की गुफा में आपको याद रखना है, इसका उपनाम क्या है, इसको छत्तीसगढ़ का भीमबेटका कहा जाता है, रायगढ़ जिले में स्थित है ना। इसकी स्थिति देखेंगे तो चौवर ढाल की पहाड़ी के गिरिपाद में स्थित है। चौवर ढाल की पहाड़ी क्या है, एक पर्वतों की श्रृंखला है जो हसदेव और मान नदी के मध्य में स्थित है। 1910, 1918 और 1923 से 27 के बीच इसकी प्राप्ति हुई है। मतलब कौन कौन व्यक्ति आएंगे, क्या क्या खोज करेंगे, कोई प्रकाशन करेगा। तो यहाँ पे देखो 1910 में खोज किया एंडरसन ने, 1918 में प्रकाशन किया वेलिंगटन ने, और 1923 से 27 तक उसका विस्तृत अध्ययन किया अमरनाथ दत्त ने। ठीक है, जानकारी इकट्ठा किया किसने, लोचन प्रसाद पांडे, घोष और गार्डन याद रखोगे, है ना। क्या प्राप्त हुआ है, तो लाल रंग के और गेरुआ रंग के तैल चित्र प्राप्त हुए हैं। तो लाल रंग के याद रखोगे, लाल रंग के पशुओं, सरीसृपों और टोटमवादी शैल चित्र प्राप्त हुआ है, जबकि मानव की सीढ़ी और डंडेनुमा आकृति गेरुआ रंग में प्राप्त हुआ है। मानव और मरमेट के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। किसके समान दिखाई देते हैं, तो स्पेन, मैक्सिकन और ऑस्ट्रेलिया के समदृश्य दिखाई देते हैं। सिंघनपुर की गुफा के बारे में इतना आपको फैक्ट याद रखना है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। क्या पढ़ रहे थे, पूर्व पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल में अपने को याद रखना है प्रमुख स्थल, 5 प्रमुख स्थल है। सिंघनपुर की गुफा, है ना, गीधा, छापामारा, सोनबरसा, उसी को अमर गुफा बोला जाता है, भंवरखोल। इतना याद हो गया। अब देखो पूर्व पाषाण काल के बाद हम याद करेंगे मध्य पाषाण काल, है ना। मध्य पाषाण काल, तो मध्य पाषाण काल में जितना भी फैक्ट आएगा सबको आप क, ख और ग, घ करके याद रखोगे। चलो बताता हूं, यहाँ पे देखो मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल में याद रखना है अपने को, मध्य पाषाण काल में स्थल, है ना, टोटल 10 स्थल हैं, याद रखोगे। टोटल 10 स्थल का नाम अपने को याद रखना है। मध्य पाषाण काल में कौन से 10 स्थल हैं, तो इसको 3-3, 2-2 के ग्रुप में याद रखना। चलो देखो, पहले क से याद रखोगे। क से क्या याद रखना है, 3 नाम। पहला है कबरा पहाड़, ठीक है, कबरा पहाड़। फिर क से एक नाम और याद रखोगे, कालीपुर। और क से एक नाम याद और रखोगे, केराझर। ठीक है, केराझर, समझ में आ गया। ये कबरा पहाड़ कहां स्थित है, याद रखोगे जी, रायगढ़ में। रायगढ़ में। केराझर भी कहां स्थित, रायगढ़। ठीक है, ये कालीपुर कहां स्थित है, तो यहां पे याद रखोगे बस्तर में। ठीक है, इसमें से पूरा चीज मैं टेबल में लिखा दूंगा, उसके बाद बताऊंगा कि इसको याद कैसे रख सकते हो। पहले ये नाम को सुन लो, उसके बाद यहां से आप याद रखोगे। ख से याद रखोगे खड़ाग घाट। ग से याद रखोगे 2 नाम, एक याद रखना गढ़चंदेला। और एक याद रखोगे गढ़ घोघरा। ठीक है, गढ़चंदेला और गढ़ घोघरा। घ से याद रखोगे घाट लोहांग। ठीक है, इतना नाम याद हो गया। फिर राजा की जय बोलते हैं ना, तो राजा की जय से याद रखोगे राजपुर, पहला एक। दूसरा याद रखोगे जय मरगा। ठीक है, राजपुर और जय मरगा। इसमें से देखो ये जय मरगा जसपुर, जय मरगा कहां है, जसपुर में। बाकी ये सभी जगह जो आप देख रहे हो ये कहां पे स्थित है, बस्तर में। तो 2-3 नाम ऐसे हैं जो केवल दूसरे जगह हैं, जैसे कबरा पहाड़। कबरा पहाड़ का नाम आप जानते हो, रायगढ़ में स्थित है। केराझर, इसको भी याद रखना, रायगढ़ में स्थित है। जय मरगा, ज से ज याद रखोगे, जय मरगा जसपुर, जय मरगा जसपुर। और बाकी जितने भी बचे जगह हैं
वो सारे जगह कहाँ पे स्थित हैं, तो इसको याद रखोगे बस्तर में। ठीक है, कहाँ याद रखोगे, बस्तर में। क्लियर। मध्य पाषाण काल के 10 स्थल का नाम याद रखना है। हुआ क्या, देखो 3 4 2 6 7 8 9। ठीक है, तो एक जगह और याद रखना, ख वाला याद हो गया, खड़ाग घाट, है ना। फिर देखो ग से गढ़ चंदेला, गढ़ घाघरा। इसमें से एक नाम और याद रखोगे, भातेवाड़ा, है ना। यहां पे और एक नाम याद रखोगे, भातेवाड़ा, भातेवाड़ा। ठीक है, ये भी कहाँ स्थित रहेगा, बस्तर में, है ना। ओके, तो ये 10 जगह 10 स्थल का नाम आपको मध्य पाषाण काल में याद रखे रहना है। ठीक, मध्य पाषाण काल में जैसे अपन पैटर्न पढ़े पूर्व पाषाण काल में, वैसे ही मध्य पाषाण काल के पहले स्थल याद किए, और उसमें से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्या है, कबरा पहाड़। तो अभी अपन किसको डिटेल से देखेंगे, कबरा पहाड़ को डिटेल से देखेंगे। ठीक है, तो मध्य पाषाण कालीन स्थल कौन सा, कबरा पहाड़। कबरा पहाड़ के बारे में अपन समझते हैं। ठीक है, जैसे आप पढ़े थे सिंघनपुर की गुफा में, सेम कंटेंट आपको यहाँ पे पढ़ना है कबरा पहाड़ के बारे में। तो कबरा पहाड़ के बारे में देखो क्या क्या जानना है। सबसे पहले ये कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है, कौन से जिले में स्थित है, तो जिला याद रखोगे कहाँ है जी, रायगढ़। जिला कहाँ है, रायगढ़। ठीक है, उसकी स्थिति अपन देखे थे, तो स्थिति में याद रखोगे कहाँ स्थित है, स्थिति में देखे थे कहाँ स्थित है, तो इसको याद रखोगे कबरा में गजमार की पहाड़ी, गजमार की पहाड़ी। ठीक है, क्लियर। सिंघनपुर की गुफा को क्या याद किए थे, याद करो, तो चौवर ढाल की पहाड़ी के गिरिपाद में स्थित था। तो ये कहाँ स्थित होगा, गजमार की पहाड़ी में, है ना। शोधकर्ता कौन होगा, मतलब खोजा कौन है इसको, तो शोधकर्ता याद रखोगे, शोधकर्ता, तो शोधकर्ता कौन है, अमरनाथ दत्त, अमरनाथ दत्त। इतना 3 फैक्ट याद हुआ क्या, इतना 3 फैक्ट याद हुआ कबरा पहाड़ के बारे में। रायगढ़ जिले में स्थित है, गजमार की पहाड़ी में स्थिति उसकी होगी, और शोध कौन करेंगे, अमरनाथ दत्त के द्वारा इसका शोध किया जाएगा, मतलब खोज किया जाएगा। ठीक है, याद हो गया। अब देखो सेम पैटर्न के बाद अपन क्या पढ़े थे, शैल चित्र के बारे में पढ़े थे। तो शैल चित्र में याद रखोगे, शैल चित्र में 3 प्रकार, वहां पे 3 टाइप का मिल रहा था शैल चित्र में, याद करो, है ना। तो यहाँ पे भी शैल चित्र में पहला किसका रहेगा, लाल रंग का रहेगा, लाल रंग, है ना। और लाल रंग में क्या रहेगा, तो लाल रंग में याद रखोगे लाल रंग का, लाल रंग की छिपकली। ठीक है, घड़ियाल, सांभर एवं पंक्तिबद्ध मनुष्य या पंक्तिबद्ध मानव के शैल चित्र। पंक्तिबद्ध मानव के शैल चित्र। पंक्तिबद्ध मानव के शैल चित्र, पहले तो ये लाल रंग में याद रखना है आपको। ठीक है, शैल चित्र में। दूसरा याद रखोगे गेरुआ रंग में। ठीक है, किसमें याद रखोगे, गेरुआ रंग में, गेरुआ रंग। ये क्लियर हुआ क्या, लाल रंग का छिपकली। दूसरा याद रखोगे घड़ियाल। तीसरा याद रखोगे सांबर। चौथा याद रखोगे, चौथा क्या याद रखोगे, उसमें पंक्तिबद्ध मानव के शैल चित्र प्राप्त होंगे। कौन से में, लाल रंग में। गेरुआ रंग में याद रखोगे तो जीएच करके याद रखना। जीएच मतलब क्या जी, घोड़ा, है ना, घोड़ा, हिरन, कछुआ के शैल चित्र। ठीक है, क्या याद रखोगे, गेरुआ रंग में तो याद रखना घोड़ा, है ना, हिरन, कछुआ, एक जंगली भैंसा का भी मिलता है, लेकिन इतना याद रखना 3। ठीक है,
उसके बाद फिर देखो लाल रंग में हो गया, गेरुआ रंग में हो गया। अब मानव के शैल चित्र प्राप्त होंगे। मानव के शैल चित्र कैसा होगा? वर्गाकार, ठीक है, या गोलाकार, ऐसे याद रखोगे। वर्गाकार शैल चित्र प्राप्त होंगे मानव के, और बाघ से घबराए हुए मानव के शैल चित्र प्राप्त होंगे, है ना। वर्गाकार मानव का शैल चित्र, मानव का ही शैल चित्र मिलेगा दो, याद रखोगे यहां से। मानव के वर्गाकार शैल चित्र, वर्गाकार शैल चित्र, ठीक है, जिस पर अनेक लहर होंगे, याद रखना, है ना, लहरदार होगा, याद रखना। और बाघ से घबराए हुए मानव के शैल चित्र, बाघ से घबराए हुए मानव के शैल चित्र, याद हो जाएगा। बाघ से घबराए हुए मानव के शैल चित्र, मानव के वर्गाकार शैल चित्र, गेरुआ रंग का घोड़ा, हिरण, कछुआ के शैल चित्र। तो ये शैल चित्र को 4 क्राइटेरिया में बांटना, ठीक है। किसके स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं अपन? कबरा पहाड़ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। औजार में याद रखोगे इसका, औजार में क्या प्राप्त हुआ है? तो औजार भी 2 क्राइटेरिया में प्राप्त हुआ है, ठीक है। औजार भी 2 क्राइटेरिया में प्राप्त हुआ है। एक याद रखोगे लघु पाषाण, एक लघु पाषाण औजार, और एक सूक्ष्म उपकरण, याद रखोगे सूक्ष्म उपकरण। लघु पाषाण औजार और सूक्ष्म उपकरण। लघु पाषाण औजार में याद रखोगे अर्धचंद्राकार लघु पाषाण औजार, ठीक है, लंबे फलक वाले, लंबे फलक वाले अर्धचंद्राकार लघु पाषाण औजार। लंबे फलक वाले अर्धचंद्राकार लघु पाषाण औजार। और सूक्ष्म उपकरण में याद रखोगे ल्यूनेट और ट्रैपेज, ल्यूनेट और ट्रैपेज, ठीक है। सूक्ष्म उपकरण में इतना याद रखोगे, ल्यूनेट और ट्रैपेज, ठीक है। एक चकमक पत्थर के सूक्ष्म शैल चित्र भी सूक्ष्म उपकरण मिलते हैं, याद रखना। तो इसको ये पत्थर वाले से ही रिलेट कर लोगे, चकमक पत्थर, ठीक है, चकमक पत्थर। क्लियर इतना? तो कबरा पहाड़ के बारे में आपको इतना याद रखना है, ओके, क्लियर। कबरा पहाड़ के बारे में आपको इतना याद रखना है। फिर अगला देखो उत्तर पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो ये उत्तर पाषाण काल में ज्यादा कुछ नहीं है। उत्तर पाषाण काल में आप उद्धम सिंह करके याद रखना नाम, उद्धम सिंह याद रखोगे। एक मिलेगा धनपुर, ठीक है, और एक मिलेगा महानदी घाटी, धनपुर और महानदी घाटी, ठीक है। धनपुर गौरेला पेंड्रा मरवाही में याद रखोगे, महानदी घाटी रायगढ़ में मिलेगा। महानदी घाटी में टोटमवादी शैल चित्र याद रखना, टोटमवादी शैल चित्र प्राप्त होगा, टोटमवादी शैल चित्र प्राप्त होगा। और यहां पे याद रखोगे मानव की आकृति का शैल चित्र, मानव की आकृति का शैल चित्र, ठीक है, मानव की आकृति का शैल चित्र। तो ये आपका पूरा क्या होगा? कंप्लीट होगा। किसमें? उत्तर पाषाण काल के बारे में। इसमें ज्यादा कुछ और है नहीं, एक बार देख लेना। धनपुर, महानदी घाटी, उद्धम सिंह करके याद रखोगे, ठीक है। उद्धम सिंह नाम सुने हो ना, उ से उत्तर पाषाण काल, ध से धनपुर, म से महानदी घाटी, ठीक है, क्लियर। उसके बाद देखो उत्तर पाषाण काल के बाद नव पाषाण काल, नव पाषाण काल याद रखोगे, नव पाषाण कालीन स्थल।
नवपाषाणकालीन स्थल में नवा अटेची करके याद रखना, नवा अटेची बनाओ, है ना, ये ट्रिक याद रख लेना। तो नवपाषाणकालीन स्थल याद रखोगे, नवपाषाणकालीन स्थल। तो नवपाषाणकालीन स्थल में याद रखोगे नवा अटेची बनाओ। अटेची में देखो अ से याद रखोगे अर्जुनी, टे से याद रखना टेरम, और ची से याद रखोगे चितवा डोंगरी, है ना। नवा अटेची करके याद रखना, बनाओ याद रखना। ब से देखो दो तीन जगह, ब से पहला एक याद रखोगे, ब से बसनाझर, ब से याद रखोगे बसनाझर, ठीक है। फिर ब से याद रखना बेनीपाट, और फिर ब से याद रखना बोतलदा, ठीक है। ब से ये तीन नाम याद रखोगे। ओ से याद रखना ओंगना और भैंसगढ़ी, ओंगना भैंसगढ़ी, ओंगना भैंसगढ़ी, ठीक है। इतना याद रखोगे अब, ठीक। नवा अटेची बनाओ करके याद रखना, नवा अटेची बनाओ, ओके, इतना याद हो जाएगा। ओंगना भैंसगढ़ी। एक अलग से याद रखना लिखामाड़ा, है ना, एक अलग से याद रख लेना लिखामाड़ा, ठीक, लिखामाड़ा अलग से याद रख लेना। ओके, इतना याद रखोगे जी। इसमें से पूछता क्या है सबसे ज्यादा, तो ये याद रखना चितवा डोंगरी, सहगांव में स्थित है, बालोद जिला, है ना, डोंडी लोहारा तहसील, सहगांव डोंडी लोहारा तहसील, कहाँ पे है, बालोद में, ठीक है। इतना याद रखना। विकास खंड है ना, हाँ विकास खंड, डोंडी लोहारा विकास खंड, है ना, सहगांव बालोद में, ओके। इतना याद रखना नवपाषाणकालीन स्थल में। इसके बारे में चितवा डोंगरी के बारे में देखते हैं। तो चितवा डोंगरी के बारे में याद रखोगे, क्या याद रखना है जी चितवा डोंगरी में, चितवा डोंगरी का याद रखना, ठीक है। चितवा डोंगरी में सबसे पहले तो कहाँ इसकी स्थिति है, मतलब जिला कहाँ है याद रखोगे, तो जिला याद रखना सहगांव विकास खंड डोंडी लोहारा बालोद, ठीक है। इतना याद होगा, सहगांव डोंडी लोहारा जिला बालोद। क्या प्राप्त हुआ है, मतलब खोज किसने किया है याद रखोगे, तो इसकी खोज याद रखोगे, आ चुका है भाई, इसको याद रखना रमेंद्र नाथ मिश्र और भगवान सिंह बघेल के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है, रमेंद्र नाथ मिश्र, रमेंद्र नाथ मिश्र के द्वारा, और भगवान सिंह बघेल, भगवान सिंह बघेल के द्वारा, ठीक है। याद हो जाएगा। चितवा डोंगरी कहां पे स्थित है, तो सहगांव विकास खंड डोंडी लोहारा बालोद में खोज किया गया है रमेंद्र नाथ मिश्र और भगवान सिंह बघेल के द्वारा, ठीक है। क्या प्राप्त हुआ है, शैल चित्र में याद रखोगे, शैल चित्र में क्या याद रखना है कि 3 गुफा से 27 शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, 3 गुफाओं से, 3 गुफाओं से 27 शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, 27 शैल चित्र, ठीक है। 3 गुफाओं से 27 शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, और ये 27 शैल चित्र में याद रखोगे 4 क्राइटेरिया में ये मिलेगा। पहला मिलेगा चीनी यात्री,
एक याद रखोगे चीनी यात्री, ठीक है। पहला याद रखोगे चीनी यात्री के बारे में, सॉरी चीनी ड्रैगन याद रखना है ना, चीनी ड्रैगन याद रखना, चीनी ड्रैगन के बारे में मिलेगा। दूसरा खच्चर के बारे में मिलेगा, खच्चर के शैल चित्र। तीसरा एक नाविक का शैल चित्र मिलेगा, एक नाविक का शैल चित्र मिलेगा। और चौथा याद रखोगे एक वर्गाकार खेत में कार्य करते हुए स्त्री और पुरुष का शैल चित्र मिलेगा, है ना। तो खेत में कार्य करते हुए मानव याद रखना, खेत में कार्य करते हुए मानव, ठीक है। एक वर्गाकार खेत में कार्य करते हुए स्त्री और पुरुष का शैल चित्र प्राप्त होगा। तो ये 4 क्राइटेरिया में ये शैल चित्र मिलेंगे। 3 गुफाओं से 27 शैल चित्र मिलेगा, जिसमें से पहला चीनी ड्रैगन याद रखना, दूसरा खच्चर याद रखना, तीसरा एक नाविक याद रखना, और चौथा क्या होगा, एक वर्गाकार खेत में कार्य करते हुए स्त्री और पुरुष का शैल चित्र मिलेगा, ठीक है। ये 4 क्राइटेरिया में याद रखना, ठीक है। और आपका ये पूरा चितवा डोंगरी कंप्लीट होता है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। अब अगला देखो महापाषाणकालीन स्थल को, ठीक है। महापाषाणकालीन स्थल याद रखने हैं, महापाषाणकालीन स्थल, महापाषाणकालीन स्थल। महापाषाणकालीन स्थल में याद रखना है क्या, तो यहां पे याद रखोगे पहला, महापाषाणकालीन स्थल में पहला याद रखोगे मल्हार, दूसरा याद रखोगे टेंगना, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आ चुका है भाई। महापाषाणकालीन स्थल कहां पे प्राप्त हुए हैं, तो 2 नाम याद रखना, मल्हार और टेंगना। इसके बाद याद रखोगे, इसके बाद याद रखोगे करका भाटा, करका भाटा, है ना, करका भाटा याद रखना। फिर चौथे नंबर पे याद रखोगे करही भदर, पांचवा चिरचारी, और छठवां याद रखोगे सोरर। करही भदर, चिरचारी, सोरर, ठीक है। मल्हार, टेंगना, करका भाटा याद हो जाएगा क्या, मल्हार, टेंगना, करका भाटा, ठीक है, और करही भदर, चिरचारी, सोरर, ठीक, इतना याद हो जाएगा। फिर याद रखोगे कौन सा, तो इसमें याद रखना अर्जुनी, मुजगहन, कुलिया, धनौरा और गढ़ धनौरा, ठीक है। अर्जुनी, मुजगहन, कुलिया, अर्जुनी, मुजगहन, कुलिया। 10वें नंबर पे याद रखोगे धनौरा और गढ़ धनौरा। धनौरा से याद रखना 500 महापाषाण घेरे मिलेंगे, है ना। और 11वें नंबर पे याद रखोगे गढ़ धनौरा, गढ़ धनौरा। ये गढ़ धनौरा याद रखना कोंडा गांव में स्थित है। कहाँ स्थित है, कोंडा गांव। और यहां पे याद रखोगे इसके गर्भगृह में शिवलिंग की स्थापना किया गया है, गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित है। शॉर्ट्स में देख लेना, ठीक है, शॉर्ट्स में देख लेना, इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन करके बताया गया है ना। अभी कोंडा गांव गए थे, विजिट गए थे, तो यहाँ पे देख लेना इसके गर्भगृह में शिवलिंग है, इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन वहां पे बताया गया है। एक याद रखोगे छोटे पंडरमुड़ा, एक याद रखना छोटे पंडरमुड़ा, ठीक है। तो ये 12 जगह किसमें मिलेंगे, महापाषाणकालीन स्थल मिलेंगे, जिसमें से ये 2 सवाल आ चुका है आपके सीजी व्यापम में भाई, मल्हार और टेंगना के बारे में, ठीक है। क्लियर, महापाषाणकालीन स्थल के बारे में।
तो ये आपका पूरा प्राग ऐतिहासिक काल कंप्लीट होता है इतने सेक्शन में, है ना। प्राग ऐतिहासिक काल के बाद अपन पढ़ेंगे रामायण काल, महाभारत काल, उसके बाद बौद्ध और जैन, ठीक है। तो अगला देखो टॉपिक हमारा कौन सा है, रामायण काल के बारे में, रामायण काल, ठीक है। रामायण काल में याद रखोगे क्या, तो रामायण काल में याद रखना है, रामायण काल में सबसे पहले किंवदंती याद रखोगे रामायण के बारे में। क्या किंवदंती है कि इसी समय में, है ना, रामायण काल में छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में कोसल नाम का एक राजा था, कोसल नाम का राजा, ठीक है। कोसल नाम का राजा था, कोसल नाम का राजा था, इसी के कारण ये क्षेत्र क्या पड़ा, इस छत्तीसगढ़ के क्षेत्र का नाम क्या पड़ा, इसी के नाम पे याद रखना, इन्हीं के नाम पे, इन्हीं के नाम पर यह क्षेत्र छत्तीसगढ़ पड़ा, इन्हीं के कारण यह क्षेत्र मतलब छत्तीसगढ़ का नाम कोसल क्षेत्र पड़ा था, है ना, कोसल क्षेत्र पड़ा था, इसको याद रख लेना। कोसल नाम का राजा था और इन्हीं के नाम पर यह क्षेत्र मतलब छत्तीसगढ़ का नाम कोसल था, है ना, छत्तीसगढ़ का नाम क्या है, कोसल, याद रखोगे इसको, ठीक। अब देखो इस समय मतलब कोसल क्षेत्र की भाषा क्या थी, कोसल क्षेत्र की प्राचीन भाषा याद रखना, प्राचीन भाषा कोसली, है ना, क्या बोली है, कोसली। और ये कोसली बोली क्या है जी, तो ये कोसली बोली लगभग ओडिया मिश्रित भाषा है ना, जो आज के डेट में भी देखना महासमुंद जिले में जो आपका पिथौरा, बसना, पिथौरा, बसना, है ना, सरायपाली, ये पढ़ते हो ना तहसील, इस तहसील के क्षेत्र में आज भी ये इस बोली का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, कोसली भाषा का। एग्जैक्ट उससे मिलता जुलता नहीं है, थोड़ा बहुत मेल खाता है, लेकिन आज की डेट में उधर भी ये भाषा आज प्रचलित है, ठीक है। तो कोसल क्षेत्र की प्राचीन भाषा याद रखोगे कोसली। अब अगला क्या देखोगे, कालांतर में ही, कालांतर मतलब इसके पीढ़ी दर पीढ़ी जब गया तो कालांतर में एक राजा हुए, एक राजा, कालांतर में एक राजा, उनका नाम क्या है याद रखोगे, भानुमंत। कालांतर में ही एक राजा हुए भानुमंत, और भानुमंत की पुत्री, है ना, भानुमंत की पुत्री हुई याद रखना भानुमति, भानुमति, ठीक है, इन्हीं की पुत्री हुई राजा भानुमंत की पुत्री हुई भानुमति। भानुमंत और भानुमति दशरथ मतलब अयोध्या गए, अयोध्या गए भाई, है ना, राजा दशरथ के राज्य अभिषेक में, राजा दशरथ के राज्य अभिषेक में, के राज्य अभिषेक में, राज्याभिषेक में गए, है ना, और वहां जब गए तो भानुमति की सुंदरता से मोहित हो गए राजा दशरथ, और इनके पिताजी से विवाह का प्रस्ताव रखा। इनके पिताजी ने उनके विवाह का प्रस्ताव स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया और इनका विवाह हो गया, है ना। किनका विवाह हुआ, राजा दशरथ, राजा दशरथ और भानुमति का, है ना। और भानुमति कौन से क्षेत्र से, कोसल के क्षेत्र से थे, कोसल के क्षेत्र से थे मतलब कोसल क्षेत्र के राजदुहिता होने के कारण इनका नाम क्या पड़ गया, कौशल्या पड़ा। और यही कौशल्या कौन है जी, भगवान राम की माता, है ना, याद रखोगे, राम जी की माता, राम जी की माता याद रखना, ठीक है।
अब यहाँ पे एक ट्विस्ट क्या आता है कि राजा दशरथ जब भानुमति से विवाह करते हैं तो इस कोसल क्षेत्र में भानुमंत के कोई भी पुत्र नहीं होते। तो पुत्र नहीं होते तो ये पूरा क्षेत्र किनको मिल जाता है? राजा दशरथ को मिल जाता है। छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र है, दक्षिण कोसल का जो क्षेत्र है, वो किनको मिल जाता है? राजा दशरथ को मिल जाता है। अब राजा दशरथ के बाद राज्य किनको? राम भगवान को दिया जाता है। राम जी के बाद ये क्षेत्र किसको मिलता है? तो दो उनके पुत्र रहते हैं, लव और कुश, जानते हो उनको, है ना। तो लव को उत्तर कोसल का क्षेत्र दिया जाता है ना। उसकी राजधानी वो लोग अलग रखेंगे, है ना। और यहां दक्षिण कोसल में क्षेत्र अलग मिलेगा, उसकी राजधानी अलग रहेगी। ठीक, तो याद रखोगे, क्या याद रखोगे? जो लव है, लव को कौन सा क्षेत्र मिलता है? लव को जो क्षेत्र मिलता है वो उत्तर कोसल का क्षेत्र, और उसकी राजधानी क्या रहती है? श्रावस्ती। कुश को क्या मिलता है? दक्षिण कोसल का क्षेत्र, और दक्षिण कोसल क्षेत्र की राजधानी क्या रहती है? श्रावस्ती। तो यहाँ पे ये पॉइंट लिखना, राम जी के पश्चात उनके पुत्र, है ना, लव को उत्तर कोसल का क्षेत्र मिला, उत्तर कोसल का क्षेत्र, जिसकी राजधानी याद रखना श्रावस्ती। ठीक है, और कुश को मिला दक्षिण कोसल का क्षेत्र, दक्षिण कोसल का क्षेत्र। और ये दक्षिण कोसल का क्षेत्र क्या कहलाया जी? इसकी राजधानी क्या है? कुशस्थली। कुशस्थली, ठीक है। तो ये पूरा रामायण काल के किंवदंती के बारे में हो गया कि ऐसे बोला जाता है इनके बारे में, रामायण काल के बारे में। ठीक है, ये रामायण काल से संबंधित कुछ तथ्य थे। इनके बाद याद रखोगे रामायण काल से संबंधित देखना, माता कौशल्या का यहाँ पे मंदिर बनेगा, है ना। और इसमें याद रखोगे विश्व का एकमात्र कौशल्या का मंदिर यहाँ चंदखुरी रायपुर में स्थित है। ठीक है, जलसेन सरोवर के मध्य टापू में स्थित है, और एक किनारे से, है ना, जैसे ये पूरा तालाब है और मध्य में मंदिर है, तो एक किनारे से मंदिर तक आने के लिए कोई ना कोई एक माध्यम होगा। तो उसमें एक ब्रिज बनाया गया है, एक पुल बनाया गया है, उसका नाम क्या है याद रखोगे? तो सुसेंड सेतु कहा जाता है ना। क्या बोला जाएगा? सुसेंड सेतु। क्या बोल रहा हूं? कौशल्या मंदिर, कौशल्या मंदिर, है ना। कौशल्या मंदिर में याद रखना है क्या? कौशल्या मंदिर में याद रखना है अपने को, क्या याद रखना है? कि विश्व का एकमात्र कौशल्या मंदिर कहाँ स्थित है? चंदखुरी रायपुर में, चंद्रखुरी रायपुर में। ठीक है, ये याद रखना, चंद्रखुरी रायपुर में। ठीक, पहला चीज। दूसरा चीज याद रखोगे, इस मंदिर का निर्माण कब हुआ है जी? तो निर्माण याद रखना 8वीं 9वीं शताब्दी में, 8वीं 9वीं शताब्दी में याद रखोगे, शताब्दी में सोमवंशी शासकों के द्वारा, सोमवंशी शासकों के द्वारा निर्माण हुआ है 8वीं 9वीं शताब्दी में। फिर तीसरे नंबर पे याद क्या रखोगे? इनका जीर्णोद्धार, इस मंदिर का जीर्णोद्धार कब हुआ? भाई टूट फूट गए, है ना। तो जीर्णोद्धार कब हुआ? तो जीर्णोद्धार याद रखना 1973 में। गांव के लोग आपस में ही क्या किए? चंदा इकट्ठा किए, और चंदा इकट्ठा करके क्या किए? इनका जीर्णोद्धार किए इस मंदिर का। ठीक है, कहाँ स्थित है ये मंदिर याद रखना? तो जलसेन सरोवर के मध्य टापू में, जलसेन सरोवर के मध्य टापू में स्थित है।
जलसेन सरोवर के मध्य टापू में स्थित है और एक छोर से, एक किनारे से मंदिर तक जाने के लिए एक पुल का प्रयोग किया गया है, एक पुल बनाया गया है ना। एक किनारे से मंदिर को जोड़ने के लिए, याद रखना, जोड़ने के लिए सुसेन सेतु, सुसेल सेतु को निर्मित किया गया है। ठीक है, कौशल्या मंदिर के बारे में इतना याद रखना है आपको फैक्ट। ठीक है, क्लियर, याद हो गया ये। उसके बाद देखो, राम वन गमन पथ के बारे में अपने को जानना है। राम वन गमन पथ, राम वन गमन पथ, है ना। राम वन गमन पथ के बारे में याद रखना है 3-4 फैक्ट। क्या फैक्ट है? सबसे पहले तो शुरुआत कब हुई, शुरुआत याद रखना। तो शुरुआत कब हुआ था? 22 अक्टूबर 2019 में। उद्घाटन कब किया गया? 7 अक्टूबर 2021 में। टोटल लंबाई, कुल लंबाई याद रखोगे, कुल लंबाई कितना है? 22 से ही याद रखना, 2260 किलोमीटर कुल इसकी क्या है? लंबाई है। कुल चिन्हित जगह याद रखना, कुल चिन्हित जगह, कुल चिन्हित स्थल याद रखोगे, कुल चिन्हित स्थल 75, जिसमें से प्रथम चरण में याद रखोगे, प्रथम चरण में कितने जगहों को डेवलप किया जाएगा? तो 10 जगह। और द्वितीय चरण में याद रखोगे, द्वितीय चरण में कितने? 42 जगह, 42 स्थल को क्या किया जाएगा? डेवलप किया जाएगा। ठीक है, अब इसमें से राम वन गमन पथ के बारे में इतना तो जान लिया आप लोग। अब इसको क्या याद रखेंगे जी? राम वन गमन पथ में कितने जो 10 जगह हैं चिन्हित किए गए हैं, उनका नाम क्या है? तो अपन चालू करते हैं उत्तर से दक्षिण तक। ठीक है, उत्तर में सबसे पहले आता है सरगुजा, सरगुजा जिला। तो सरगुजा में 2 जगह याद रखोगे। ठीक है, सरगुजा में 2 क्षेत्र याद रखना। सरगुजा में 2 क्षेत्र मतलब पहले आएगा कौन सा? तो याद रखना, पहले सीतामढ़ी हरचौका, सीतामढ़ी हरचौका आ रहा है ना बोर्ड में, सीतामढ़ी हरचौका पहला नाम। दूसरा नाम याद रखना, सीतामढ़ी हरचौका के बाद रामगढ़ की पहाड़ी, रामगढ़ की पहाड़ी। ठीक है, रामगढ़ की पहाड़ी। क्या खास है भाई? तो क्या खास है इसमें याद रखोगे, सीतामढ़ी हरचौका में, दिख रहा है क्या कलर? सीतामढ़ी हरचौका, सीतामढ़ी हरचौका में श्री राम जी का प्रथम चरण पड़ा है ना, श्री राम जी का प्रथम चरण। और यहीं पे याद रखोगे अत्रि मुनि का आश्रम है, अत्रि मुनि, है ना, अत्रि मुनि का आश्रम याद रखना। रामगढ़ की पहाड़ी देखो, तो रामगढ़ की पहाड़ी में याद रखना है अपने को, रामगढ़ की पहाड़ी में क्या है जी? तो रामगढ़ की पहाड़ी में याद रखना है यहां पे रामायण काल से संबंधित तो सीता बेंगरा और लक्ष्मण बेंगरा, सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा। सीता बेंगरा और लक्ष्मण बेंगरा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जगह देखेंगे अपन सरगुजा के बाद। सरगुजा के बाद याद रखोगे, सरगुजा के बाद याद रखना आप जांजगीर चांपा। ठीक है, जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा में याद रखोगे शिवरी नारायण, शिवरी नारायण,
शिवरी नारायण में माता सबरी के जूठे बेर खाएंगे, है ना, माता सबरी के जूठे बेर याद रखना, ठीक है, माता सबरी के जूठे बेर, जांजगीर चांपा में। उसके जस्ट बाद आएगा बलौदा बाजार, ठीक है, बलौदा बाजार। बलौदा बाजार में तुरतुरिया, तुरतुरिया याद रखना है ना, तुरतुरिया। अब ये तुरतुरिया में क्या खास है जी, तो वाल्मीकि ऋषि आश्रम याद रखना, ऋषि वाल्मीकि, ऋषि वाल्मीकि आश्रम, ठीक है, ऋषि वाल्मीकि आश्रम। और लौह कुश की जन्मस्थली, लौह कुश की जन्मस्थली याद रखना, लौह कुश की जन्मस्थली। बलौदा बाजार, बलौदा बाजार के जस्ट नीचे आओगे आप रायपुर, ठीक है, क्या याद रखना, रायपुर। रायपुर में दो जगह, चंदखुरी चंपारण, चंदखुरी चंपारण, ठीक है, चंदखुरी चंपारण। चंदखुरी में क्या है जानते हो, माता कौशल्या का मंदिर, माता कौशल्या मंदिर याद रखना, ठीक है, रायपुर में। रायपुर के राइट साइड में देखो गरियाबंद, गरियाबंद में याद रखना, गरियाबंद। तो गरियाबंद में क्या है जी, राजिम, राजिम किस लिए फेमस है, लोमस ऋषि का आश्रम याद रखना, लोमस ऋषि आश्रम, लोमस ऋषि आश्रम, ठीक है, इतना हो गया। गरियाबंद के बाद नीचे धमतरी, नीचे आओगे धमतरी, है ना, तो धमतरी में याद रखना सिहावा, सिहावा पर्वत, सिहावा पर्वत। सिहावा पर्वत में श्रृंगी ऋषि का आश्रम, श्रृंगी ऋषि आश्रम, ठीक है, श्रृंगी ऋषि आश्रम, ठीक, कहां पे, धमतरी। धमतरी के जस्ट बाद बस्तर वाला क्षेत्र, बस्तर, है ना, बस्तर वाला क्षेत्र में याद रखना जगदलपुर, जगदलपुर, ठीक। और लास्ट याद रखो सुकमा, सुकमा में क्या है, सुकमा का रामाराम, सुकमा का रामाराम। सुकमा के रामाराम में क्या विशेष तथ्य है जी, तो यहां पे याद रखना श्री राम ने भूदेवी की पूजा की, भूदेवी की पूजा, ठीक, कंप्लीट। ये तो आपका पूरा राम वन गमन पथ के बारे में जानकारी हो गई, कौन सी जगह से क्या क्या खास बात है ये अपने को भी जानने को मिल गया, ठीक है। तो इतना राम वन गमन पथ तक आप लोग याद रखना। रामायण के बाद आप याद रखोगे महाभारत, है ना, तो महाभारत काल को देख लेते हैं, फिर उसके बाद अगले सेशन में अपन जैन बौद्ध, है ना, उसके बाद जो मौर्य है गुप्त है उनके बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। महाभारत काल में याद रखना, महाभारत काल, तो महाभारत काल में याद रखोगे महाभारत कालीन स्थल, महाभारत काल में याद रखोगे महाभारत कालीन स्थल, ठीक है। महाभारत कालीन स्थल को देखो, महाभारत काल में महाभारत कालीन स्थल, स्थल के बारे में अपने को जानना है, महाभारत कालीन स्थल, ठीक है। महाभारत कालीन स्थल में देखो क्या क्या जगह आएंगे, उनका प्राचीन नाम क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं स्थल। इन स्थल में इनका प्राचीन नाम क्या है, प्राचीन नाम याद रखना है, किस जिले में स्थित है ये, किस जिले में स्थित है, और इसमें क्या विशेष तथ्य है, क्या विशेष तथ्य है, इतना आपको जानना पड़ेगा इसमें, है ना।
सबसे पहले स्थल देखो, सबसे पहले स्थल के बारे में याद रखेंगे रतनपुर। ठीक है, पहले याद रखोगे रतनपुर। दूसरा याद रखना है अपने को आरंग। किसको याद रखेंगे? आरंग, रतनपुर आरंग। तीसरा याद रखो किसको? खल्लारी। चौथा नंबर पे सिरपुर। और पांचवें नंबर पे याद रखोगे आप गुंजी दमोदरा। गुंजी दमोदरा। ठीक है, गुंजी दमोदरा। चलो एक एक करके अपन समझते हैं। रतनपुर, रतनपुर का प्राचीन नाम क्या था जी? तो इसको याद रखोगे मणिपुर, या इसको क्या बोलते हैं? रत्नावलीपुरी। रत्नावलीपुरी। ठीक है, रतनपुर का प्राचीन नाम मणिपुर था या रत्नावलीपुरी थी। दूसरा देखो आरंग, आरंग का प्राचीन नाम क्या था? भांडेर। आरंग का प्राचीन नाम क्या था? भांडेर। खल्लारी का प्राचीन नाम खल्लवाटिका। खल्लवाटिका। ठीक है, सिरपुर, सिरपुर का प्राचीन नाम याद रखोगे चित्रांगतपुर। सिरपुर का प्राचीन नाम चित्रांगतपुर। गुंजी दमोदरा, गुंजी दमोदरा का प्राचीन नाम याद रखोगे ऋषभ तीर्थ। क्या था? ऋषभ तीर्थ। जिला कहां कहां पे स्थित है जी? तो रतनपुर का याद रखो, ये कहां पे है? बिलासपुर में स्थित है। आरंग का कहां स्थित है? रायपुर में। ठीक है, खल्लारी भी कहां? महासमुंद में, याद रखोगे महासमुंद में। सिरपुर भी कहां स्थित है? महासमुंद में। और ये कहां स्थित है जी? तो इसको याद रखोगे, ये शक्ति में स्थित है। कहां स्थित है? गुंजी दमोदरा ऋषभ तीर्थ शक्ति में स्थित है। विशेष तथ्य क्या है? तो रतनपुर का याद रखना है अपने को। रतनपुर में याद रखोगे तो ताम्रध्वज और मोरध्वज, है ना, मोरध्वज एवं ताम्रध्वज की राजधानी। मोरध्वज और ताम्रध्वज की राजधानी थी आरंग भांडेर। ठीक है, तो इसमें याद रखना मोरध्वज की नगरी आरंग, याद रखना मोरध्वज की नगरी, मोरध्वज की नगरी आरंग याद रखोगे। खल्लारी या खल्लवाटिका महासमुंद के क्षेत्र में, इसमें क्या क्या मिलेगा? तो एक चीज याद रखना, भीम खो, है ना, भीम के पद चिन्ह, भीम के पद चिन्ह। और क्या मिलेगा? लाक्षागृह, है ना, लाक्षागृह मतलब इनके घर को आग लगा देते हैं, वही लाक्षागृह वाला है। सिरपुर, सिरपुर चित्रांगतपुर में याद रखोगे अर्जुन के पुत्र भब्रुवाहन की राजधानी। अर्जुन के पुत्र भब्रुवाहन की राजधानी, भब्रुवाहन की राजधानी। अर्जुन के पुत्र भब्रुवाहन की राजधानी याद रखना। और लास्ट गुंजी दमोदरा ऋषभ तीर्थ याद रखना। महाभारत के वन पर्व में इसके बारे में जानकारी मिलेगा, वन पर्व, है ना, महाभारत के वन पर्व के बारे में इनकी जानकारी मिलेगी। ठीक है, गुंजी दमोदरा के बारे में। तो ये महाभारत कालीन स्थल में आपको ये फैक्ट पढ़ने हैं भाई। ठीक है, और इसमें 3-4 फैक्ट क्या पढ़ोगे कि प्राग कौशल महाभारत के नाम को और किस किस नामों से जाना जाता था, किस किस नामों से कौन कौन बोलता था, ये देखो। प्राग कौशल, प्राग कौशल कहा गया इस क्षेत्र को, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र को प्राग कौशल कहा गया महाभारत के काल में। क्यों कहा गया? सहदेव द्वारा विजित क्षेत्र था ये, सहदेव द्वारा विजित क्षेत्र, याद रखना सहदेव द्वारा विजित क्षेत्र, पहला चीज ये याद रखोगे। दूसरा क्या बोला जाता था? कौशल बोला जाता था। मध्य छत्तीसगढ़ के बारे में बात कर रहे हैं ये,
तो ये कोसल बोला जाता था। क्यों कोसल बोला जाता था? कर्ण के द्वारा विजित क्षेत्र था, है ना, कर्ण द्वारा विजित क्षेत्र, याद रखना, कर्ण द्वारा विजित क्षेत्र। ठीक। बस्तर के क्षेत्र को क्या बोला जाता था? कांतार, याद रखो। बस्तर के क्षेत्र को क्या बोला जाता था? कांतार, है ना, बस्तर के क्षेत्र को याद रखना, कांतार। और सरगुजा के क्षेत्र को डांडौर, सरगुजा के क्षेत्र को डांडौर, ये बोला जाएगा यहां पे। ठीक। महाभारत के कौन कौन से पर्व में इसके बारे में जानकारी मिलती है? तो सबसे पहले याद रखोगे भीष्म पर्व, महाभारत के भीष्म पर्व में इनके बारे में जानकारी मिलेगी। भीष्म पर्व में क्या कहा जाएगा? भीष्म पर्व में याद रखना महानदी को, महानदी को चित्रोत्पला कहा गया है। महानदी को चित्रोत्पला, महानदी को चित्रोत्पला कहा गया है। ठीक है। फिर याद रखोगे सभा पर्व, सभा पर्व में छत्तीसगढ़ को कोसल कहा गया है ना, छत्तीसगढ़ को कोसल क्षेत्र कहा गया है। और एक याद रखना वन पर्व, और वन पर्व में ऋषभ तीर्थ के बारे में, ऋषभ देव के बारे में जानकारी मिलती है, ऋषभ देव के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, ये आपका पूरा महाभारत काल में जो अन्य फैक्ट है वो हो गया। इसके बाद अपन जैन, बौद्ध, है ना, मौर्य, गुप्त, वाकाटक, नलवंश, ये पूरा चीज को अपन कवर करते हुए चलेंगे। ये आपका पूरा मेन कोर एरिया जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद अपन राजवंश से संबंधित फैक्ट पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के बारे में। ठीक है, तो बने रहिए योगेंद्र साहू क्लासेस के साथ। मंडी का क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है हमारे द्वारा। तो यहाँ पे जितने भी डे बाय डे आ रहे हैं सेक्शन, आप उसको देखते चलो, हर लेक्चर को समझते चलो और खुद से एक बार प्रैक्टिस करने की। जैसे मैथ्स का क्लासेस होता है, अभी तो खैर जीएस का क्लासेस कंटिन्यू हो रहा है, जैसे मैथ्स के क्लासेस भी अब कंटिन्यू आएंगे, मैथ्स और रीजनिंग के, तो वहां पे भी आप उसको अच्छे बेहतर ढंग से प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली कक्षा में किसी नए सब्जेक्ट को लेकर के। धन्यवाद सभी को।